We studied about rise of conservatism in 1815. हमने पढ़ा जैसे कि 1815 में एक नया रूढ़िवाद आ गया था और कंजर्वेटिज्म, न्यू कंजर्वेटिज्म, यानी कंजर्वेटिव रिजीम सेटअप हो गया था. दैट वाज वेरी ऑटोक्रेटिक, यानी बहुत ही निरंकुश था, बहुत ही दमनकारी था. उसने सेंसरशिप नियम लगाकर अखबारों यानी न्यूज़पेपर, बुक्स, जो प्लेज और जो सॉन्ग्स के ज़रिए जो फ्रांस रेवोल्यूशन के ज़रिए जो भी फ्रीडम और लिबर्टी के जो विचार झलकते थे उन पर क्या कर दिया था, एक सेंसरशिप लगा दी थी, यानी एक अंकुश लगा दिया था. बट वन ऑफ द मेजर इश्यूज टेकन बाय द लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वॉज द फ्रीडम ऑफ प्रेस. तो जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, जो यानी उदारवादी राष्ट्रवादी थे, वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं कि उन्होंने जो प्रेस की आज़ादी पर जो अंकुश लगाया था वो सबसे ज़्यादा उसके खिलाफ थे. सो वन ऑफ द मेजर इश्यूज टेकन बाय द लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वॉज द फ्रीडम ऑफ प्रेस. तो आज हम पढ़ेंगे कुछ रेवोल्यूशनरीज के बारे में. द रेवोल्यूशनरीज. तो रेवोल्यूशनरी ट्रेंड जो था वो बहुत बढ़ता जा रहा था. क्रांतिकारी आ रहे थे बहुत सारे. तो 1815 जो था वो ईयर ऑफ रिप्रेशन था ऑफ रेवोल्यूशनरीज. 1815 जो था वो ईयर ऑफ रिप्रेशन फॉर रेवोल्यूशनरीज, क्योंकि जो कंजर्वेटिव रिजीम था, कंजर्वेटिव हु गॉट पावर आफ्टर डिफीटिंग नेपोलियन इन 1815, दे स्टार्ट रिप्रेसिंग दोज वॉइसेस विच वर अगेंस्ट देम. क्योंकि जो कंजर्वेटिव्स उस टाइम आए थे 1815 में नेपोलियन की डेथ के बाद, उन्होंने जो भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाता था उनको दबाना शुरू कर दिया, उनको वो मारने लगे. तो उनके जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको लगता था उनके साथ कुछ भी गलत हो सकता है. तो फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड. तो इससे वो क्या हो गए, बहुत सारे जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो भूमिगत हो गए, यानी अंडरग्राउंड हो गए, छिप गए. सो व्हाट इट लेड टू. तो फिर इससे क्या हुआ. इन 1815 सीक्रेट सोसाइटीज वर फॉर्म्ड इन मैनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रेवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज. रेवोल्यूशनरी अपोज मोनार्कियल फॉर्म्स एंड फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम. अब क्या हुआ कि बहुत सारे जो रेवोल्यूशनरी जो अंडरग्राउंड हो गए थे, यानी भूमिगत हो गए थे, उन्होंने गुप्त संगठन यानी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाना शुरू कर दिया. तो जो गुप्त संगठन बनने लगे, तो वो गुप्त संगठन जो थे, सीक्रेट सोसाइटीज़ थी, वो क्या करती थी, ट्रेन करती थी रेवोल्यूशनरीज़ को, यानी क्रांतिकारियों को वो ट्रेनिंग देते थे, प्रशिक्षण देते थे और उनके जो आइडियाज़ थे उनको स्प्रेड करते थे. तो रेवोल्यूशनरीज के आइडियाज़ क्या थे, दे अपोज मोनार्कियल फॉर्म्स, यानी वो राजतंत्र, यानी जो राजतंत्र व्यवस्था थी, यानी मोनार्कियल व्यवस्था थी, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, उसको वो अपोज करते थे. और वो लिबर्टी एंड फ्रीडम, यानी आज़ादी और स्वतंत्रता की उनकी लड़ाई थी. तो ये उनके आइडियाज़ थे जिनको वो स्प्रेड करना चाहते थे. तो मोस्ट प्रोमिनेंट नेम इन रेवोल्यूशनरी. तो अब हम बात करेंगे सबसे जो प्रोमिनेंट नेम था रेवोल्यूशनरी में, द इटालियन रेवोल्यूशनरी गुजिप्पी मजीनी. गुजिप्पी मजीनी, बॉर्न इन जिनेवा इन 1807. ये 1807 में जिनेवा में पैदा हुए थे. ही बिकेम अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी. तो ये भी एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बन गए. बाद में इन्होंने ही फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज. इन्होंने भी 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाई. यंग इटली इन मार्सेई एंड यंग यूरोप इन बर्न. इट्स यंग यूरोप इन बर्न, whose members was like-minded young men from Poland, France, Italy and German state. तो इनके जो मेंबर्स थे, इनके जो सदस्य थे, वो इन्हीं के विचार रखने वाले लोग थे. जैसे यंग लोग थे, यानी यंग मैन थे फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड द जर्मन स्टेट. तो मजीनी किस बात में बिलीव करते थे. Mazzini believed that God had intended nations
टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। यानी वो मानते थे ईश्वर की ही मर्जी है कि मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। यानी अगर एक तरह के लोग, एक ही प्रकार के लोग मिलकर एक यूनिट में रहना चाहते हैं तो वो रह सकते हैं, वो मिलकर एक यूनिट बना सकते हैं। ही वॉन्टेड यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड वर्क फॉर इट। इन्होंने इटली के एकीकरण में ये चाहते भी थे और इन्होंने बहुत बड़ा योगदान भी इटली के यूनिफिकेशन में प्ले किया। जो ड्यूक मेटरनिक थे, ड्यूक मेटरनिक जिन्होंने वियना की जो ट्रीटी, वियना कांग्रेस जब हुई थी उसको होस्ट किया था, वो क्या कहते थे, डिस्क्राइब्ड हिम हैज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। वो मानते थे मैज़िनी को कि ये हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है मज़ीनी। तो ड्यूक मेटरनिटी डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 to 1848। 1830 to 1848 इस पीरियड को हम एज ऑफ रेवोल्यूशंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दौरान बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए थे, बहुत सारे विद्रोह हुए थे। 1830 to 1848 is rightly referred to as the age of revolutions because it was during this period the world witnessed the rise of liberal nationalism that stood in opposition to conservative regime across the Europe। तो 1830 to 1848 के पीरियड के दौरान लिबरल नेशनलिज्म एकदम उभर के सामने आया। विटनेस द राइज ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। ये लिबरल नेशनलिज्म हम पढ़ चुके हैं पहले। लिबरल नेशनलिज्म जो था वो क्या फिलॉसफी थी, क्या आइडिया था, ये किसको अपोज करता था? कंजर्वेटिव रिजीम को इसने अपोज किया अक्रॉस द यूरोप। यानी जो 1815 के बाद ट्रीटी ऑफ वियना के बाद जो कंजर्वेटिव रिजीम सेटअप हो गया था तो ये उसको अपोज करता था, लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल नेशनलिज्म बेसिकली जो हमने पढ़ा वो क्या था? इज एन आइडिया वेयर द गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन द फ्री विल ऑफ द पीपल। लिबरल नेशनलिज्म जो था वो किसको एम्फेसाइज करता था? ऑन द आइडिया ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, फ्रीडम एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। हमने ऐसा पढ़ा कि लिबरल नेशनलिज्म किस पे स्ट्रेस करता था? गवर्नमेंट बाय कंसेंट, फ्रीडम एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। और जिन्होंने इस फिलॉसफी को, इस आइडिया को अपनाया था, यानी इन रेवोल्यूशंस को लेड किसने किया था? एजुकेटेड मिडिल क्लास ने, एजुकेटेड मिडिल क्लास एलीट ग्रुप ने। उसमें कौन कौन सा आ जाते हैं? प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क एक्सेट्रा। तो सबसे पहला जो अपहेवल हुआ, सबसे पहला जो विद्रोह हुआ 1830 से 1830 टू 1848 के बीच में, फर्स्ट अपहेवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। तो पहला विद्रोह जो हुआ वो जुलाई 1830 में हुआ फ्रांस में। जो मोनार्की सेटअप रीस्टोर हो गई थी ट्रीटी ऑफ वियना के बाद बाय कंजर्वेटिव्स, जो कंजर्वेटिव रिजीम ने जो सेटअप कर दी थी मोनार्की, उन्होंने मोनार्की वापस ले आए थे। उन्होंने जो बुर्बो किंगडम था वो वापस ले आए थे। तो वो जो बुर्बो किंग्स थे उनको ओवरथ्रोन कर दिया गया, हटा दिया गया बाय लिबरल रेवोल्यूशनरीज हु इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुइस फिलिप एट इट हेड। यानी वो संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी जो राजा है वो कॉन्स्टिट्यूशन से बंधा होगा, उसकी पावर्स लिमिट कर देगी बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है कि राजा फ्री नहीं है सारे डिसीजन लेने में, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेगा। और किंग किसको बना दिया? हेड किसको बना दिया? लुइस फिलिप। सो बुर्बो किंग्स वर ओवरथ्रोन बाय लिबरल रेवोल्यूशनरीज। लिबरल रेवोल्यूशनरी जो थे, उदारवादी क्रांतिकारी थे, उन्होंने बुर्बो राजाओं को हटा दिया और क्या कर दिया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ले आए विद लुइस फिलिप एट इट्स हेड। एक बार ड्यूक मेटरनिक ने एक बात बोली थी। ड्यूक मेटरनिक सेड, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड।
यानी जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्द जुकाम हो जाता है। इसका मतलब है कि यानी सब कुछ फ्रांस से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कुछ भी होगा फ्रांस से तो वो पूरे यूरोप में फैल जाता है। यानी यूरोप में वापस से एक रेवोल्यूशन की लहर दौड़ पड़ी। यानी फ्रांस में वो रेवोल्यूशन हुआ जुलाई 1830 का, उसके बाद पूरे यूरोप में एक तरह से रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गए। तो पहला जो जुलाई रेवोल्यूशन की वजह से, जो फ्रांस में जुलाई 1830 को रेवोल्यूशन हुआ था, उसकी वजह से सबसे पहले क्या हुआ, द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन ब्रसेल्स which led to Belgium breaking away from United Kingdom of the Netherlands। यानी जब 1830 में 1830 में फ्रांस में जब रेवोल्यूशन हुआ तो उससे मोटिवेट होके, यानी उससे मोटिवेशन लेकर, प्रेरणा लेकर एक अपराइजिंग ब्रसेल्स में भी हुई, जो किसकी कैपिटल है, बेल्जियम की। और उसने अपने आप को यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग कर लिया। यानी वहाँ के लोगों में भी, बेल्जियम के लोगों में भी एक नेशनलिज्म की फीलिंग, यानी एक फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म डेवलप हो गई इन द पीपल ऑफ बेल्जियम। और वो भी डिमांड करने लगे टू गेट अवे फ्रॉम यूके ऑफ नीदरलैंड। पहले नीदरलैंड और ये जो बेल्जियम था वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का ही एक हिस्सा था। मैं आपको एक बार मैप में दिखाती हूँ बेल्जियम की पोजीशन। ये मैप है, आप मैप में देखते हैं, ये देखिए फ्रांस है। बेल्जियम जो है वो ये वाली प्लेस है बेल्जियम की, और ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड, फ्रांस। ये यहाँ पर आता है बेल्जियम और यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। तो ऑलमोस्ट जो बेल्जियम है वो फ्रांस का नेबर ही है, पड़ोसी है। तो जो फ्रांस में जब अपहेवल हुआ तो उसका इन्फ्लुएंस बेल्जियम पर भी पड़ा, और उसने भी अपने आप को नीदरलैंड से, यूके ऑफ नीदरलैंड से अलग होने की डिमांड करी, एंड फाइनली गॉट अवे फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। तो जुलाई रेवोल्यूशन ने एक स्पार्क पैदा करी अपराइजिंग की, विद्रोह की, इन ब्रसेल्स, विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड। तो इसी पाथ को फॉलो करते हुए यूरोप में कई रेवोल्यूशन हुए। एन इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग among the educated elite across Europe was Greek War of Independence। जो सीरीज ऑफ रेवोल्यूशंस हम पढ़ रहे हैं, उसी सीरीज में एक घटना यानी एक रेवोल्यूशन और हुआ जिसने पूरे यूरोप के एजुकेटेड एलीट क्लास में राष्ट्रीय भावना यानी नेशनलिज्म की फीलिंग को भर दिया, यानी राष्ट्रीय भावनाओं का संचार कर दिया। और ऐसा ही एक रेवोल्यूशन था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है? द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑल्सो कॉमनली नोन एज द ग्रीक रेवोल्यूशन, was a successful war by the Greeks who won independence for Greece from the Ottoman Empire। यानी ये जो लड़ाई थी ग्रीस की, वो किसके अगेंस्ट थी? ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट, फ्रीडम की। कि जिस ऑटोमन एम्पायर ने ग्रीस को 15th सेंचुरी से अपना पार्ट बना रखा था, अपने कब्जे में ले रखा था। तो ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। तो ग्रीस की लड़ाई जो थी वो ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ थी, अपने आप को आज़ाद कराने के लिए। तो ये ऑटोमन एम्पायर क्या है? जो आज की डेट में प्रेजेंट डे टर्की है, बेसिकली वही ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था, क्योंकि पहले एम्पायर्स होते थे, अलग अलग नेशंस बाद में बने हैं। तो ऑटोमन एम्पायर जो बेसिकली ये प्रेजेंट डे टर्की है। तो ये ऑटोमन एम्पायर क्या था? तो ऑटोमन एम्पायर वॉज वन ऑफ द माइटिएस्ट डायनेस्टी, वन ऑफ द माइटिएस्ट एंड लॉन्ग लास्टिंग डायनेस्टीज इन वर्ल्ड हिस्ट्री। ये बहुत ही ताकतवर डायनेस्टी हुआ करती थी। और साथ में ये दिस इज इस्लामिक रन सुपर पावर, यानी ये जो इस्लामिक रन सुपर पावर थी, इसने किस एरिया पे ज़्यादा रूल किया था? मिडल ईस्ट, ईस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका। तो बेसिकली जो वेस्टर्न यूरोपियंस थे वो इसको किस तरह से व्यू करते थे? जनरली व्यूड ऑटोमन एम्पायर एज अ थ्रेट, यानी ऑटोमन एम्पायर जो था ना, एक थ्रेट की तरह था उनके लिए। अब ये ग्रीस क्या था? ग्रीस की पोजीशन क्या थी कि ग्रीस जो है
कंट्री इन साउथ ईस्टर्न यूरोप है। हम मैप में देखते हैं, ये नीचे अफ्रीका है, ये यूरोप है और ये एशिया है। तो आप देखते हैं यहाँ पर ये टर्की है, और टर्की जो पहले प्रेजेंट डे टर्की है, पहले ये ऑटोमन एम्पायर्स हुआ करता था। और इसके साथ ही आप ये 11 नंबर देखते हैं यहाँ पर जो लिखा है, ये ग्रीस है। दिस पोजीशन इज़ ऑफ ग्रीस। तो ग्रीस जो है वो ग्रीस की पोजीशन ऐसी है जो बिल्कुल टर्की के पास ही पड़ता है। तो ऑटोमन एम्पायर ने इसे काफ़ी 15th सेंचुरी से इसे अपने कब्जे में ले रखा था। तो कंट्री इन साउथ ईस्टर्न यूरोप, जो ग्रीस है वो कंट्री है साउथ ईस्टर्न यूरोप में। इन्फ्लुएंशियल इन एंशिएंट टाइम्स ऑफन कॉल्ड द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। ग्रीस को क्या बोला जाता है कि ये यूरोपीय सभ्यता का पालना है। यहाँ पर बेसिकली लोग क्या फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी। ग्रीस जो है वो क्रिश्चियनिटी का सिंबल है, लेकिन ये किसके अंडर था, इस्लामिक रूल के अंदर। क्योंकि ग्रीस क्रिश्चियनिटी का सिंबल था और था वो इस्लामिक रूल के अंदर, तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो चाहती थी कि ग्रीस जो है वो ऑटोमन एम्पायर से अलग हो जाए, इंडिपेंडेंस ले ले। उनका हमेशा से समर्थन रहा था, क्योंकि वो प्राचीन जो यूनानी सभ्यता थी, जो एंशियंट ग्रीक कल्चर था, वो उसके प्रति सहानुभूति रखते थे, यानी एक सिंपैथी थी। वो चाहते थे कि वो वापस इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाए ऑटोमन एम्पायर से अलग होकर, क्योंकि उनकी जो एक सिंपैथी थी ग्रीक कल्चर के लिए। तो जो वहाँ पे धीरे धीरे नेशनलिस्ट फीलिंग बढ़ी, रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म डेवलप हुआ धीरे धीरे यूरोप में। तो यहाँ भी एक स्ट्रगल की स्पार्क हुई, यानी स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस कब बिगिन हुई, यहाँ पर बिगिन इन 1821 बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप sparked off a struggle for independence amongst the Greeks which began in 1821। यानी 1821 में जैसे जैसे नेशनलिज्म की फीलिंग कई जगह डेवलप हो रही थी, तो यहाँ भी डेवलप हुई, और यहाँ भी 1821 में स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस शुरू हुई। और इसका सपोर्ट कहाँ से मिला इन्हें, यूरोपियन कंट्रीज तो चाहती थी कि ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिल जाए। जो पोइट्स थे, आर्टिस्ट थे, वो भी मानते थे कि ये जो क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन है, यानी ये पालना है यूरोपीय सभ्यता का। और उन्होंने इसके लिए मोबिलाइज भी की पब्लिक ओपिनियन, ताकि वो मुस्लिम एम्पायर से अपने आप को अलग कर सके। मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट स्ट्रगल अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर, यानी बहुत सारे लोग थे वो इस फेवर में थे कि वो मुस्लिम एम्पायर से अलग हो जाए। तो नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल। जो यहाँ के राष्ट्रवादी थे ग्रीस के, उनको सपोर्ट मिली। जो कुछ राष्ट्रवादी जो एग्जाइल में यानी वनवास में या निर्वासन में रह रहे थे, ग्रीक से बाहर रह रहे थे, उनका भी सपोर्ट मिला। ऑल्सो फ्रॉम मैनी यूरोपियन कंट्रीज, कई यूरोपियन कंट्रीज ने भी सपोर्ट, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज ने भी सपोर्ट किया कि इसको फ्रीडम मिलनी चाहिए मुस्लिम एम्पायर से, क्योंकि उनकी सिंपैथी थी ग्रीक कल्चर के लिए। एक पोएट होते थे, इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन, उन्होंने तो ही ऑर्गेनाइज्ड फंड्स एंड वेंट टू फाइट इन द वॉर, बट ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824। तो कहने का मतलब यह है कि कई सारे लोग चाहते थे कि वो मुस्लिम एम्पायर से अलग हो जाए, पोइट्स, आर्टिस्ट, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज भी। बट फाइनली अ ट्रीटी वॉज साइंड विद ऑटोमन एम्पायर इन 1832। 1832 में एक ट्रीटी साइन हुई, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जिस ट्रीटी से जो ग्रीस था वो ऑटोमन एम्पायर से अलग हो गया। तो ग्रीस नाउ बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट एंड नॉट अंडर ऑटोमन एम्पायर।